जय भीम कारवां के पेज पर आज हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं कैप्टन अमोल यादव जी। जैसे कि आप सभी परिचित हैं कि वे भारत के पहले विमान निर्माता हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अमोल यादव जी। उनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप स्क्रीन पर उनको देख पा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत धन्यवादी हैं हम लोग कि आप आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपनी कीमती समय में से समय निकाल कर आए हैं। आज सर के साथ कैप्टन अमोल यादव जी के साथ संवाद करेंगे। हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, बहुत ही विद्वान दामोदर मोरे सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वे पूर्व विभाग का अध्यक्ष रह चुके हैं वेटेकर महाविद्यालय ठाणे महाराष्ट्र से। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में कविता लेखन करते हैं और मराठी भाषा में उनकी 13 किताबें प्रकाशित हैं। हिंदी भाषा में उनकी 6 किताबें प्रकाशित हैं। हिंदी में कविता संग्रह सदियों के बहते जख्म, नीले शब्दों की छाया में और पलकें सुलग रही हैं, पिछला चक्का, प्रज्ञा रश्मि और मराठी में तो भीम अस्तातर, विमुक्त, अंगारलेनी प्रकाशित है। और वे बहुत गर्व की बात है कि वे आज तक 8 साहित्य सम्मेलनों के अध्यक्ष रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आइए, दोनों महानुभावों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। और सर, 2 विद्वान लोग जब बैठते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें जो विचार विमर्श, आज बहुत महत्वपूर्ण विचार विमर्श उनकी जीवन के बारे में होने वाला है। सर, स्वागत है। मैं अमोल यादव जी से संवाद करने वाला हूं। मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, यह मौलिक संदेश भारतीयों को दिया। लेकिन कई लोगों ने इसका अर्थ इतना ही निकाला कि शिक्षित बनो का मतलब केवल शिक्षित बनना, किताब पढ़ने लायक बनना, और संघर्ष का मतलब आपस में संघर्ष करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस संदेश का जो सही मतलब था उसको अपनाया और वही अपने मुकाम पर पहुंच गए। जैसा कि शिक्षित बनो संदेश का अर्थ केवल शिक्षा पाना नहीं, केवल पढ़ना लिखना नहीं, तो उससे भी आगे बढ़ना, अपनी प्रज्ञा और प्रतिभा की खोज करना और अपनी प्रज्ञा और प्रतिभा का आलोक, प्रज्ञा और प्रतिभा की रोशनी देश को देना, समाज को देना, ताकि उनको भी उनका लाभ हो सके। जिन्होंने बाबा साहब का यह क्रांतिकारी संदेश अपनाया वह लोग आगे बढ़े, लेकिन जिन्होंने अपनी जाति का चश्मा लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ देखा वह कामयाबी के शिखर पर नहीं पहुंच सके। मित्रों, अमोल यादव जी ने यह जो खोज की है भारत के पहले प्रवासी विमान की, यह एक मौलिक चीज है, मौलिक बात है और यह हम सब भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है, एक खुशी की बात है। दुनिया में कई शास्त्रज्ञ हुए और उन्होंने
नई नई तरह की खोज की है, लेकिन जब हम वह लंबी सूची पढ़ते हैं खोज की, तब हमें पता चलता है कि भारत के बहुत गिने चुने नाम विश्व स्तर पर हमें खोज के संदर्भ में दिखाई देते हैं, लेकिन भारत के ज्यादा नाम उसमें क्यों नहीं है? इसके कारण कि जब मैं खोज करने लगता हूं, तब मुझे पता चलता है, तब मैं इस समाज व्यवस्था की तरफ देखता हूं, तो उसमें उसकी जड़ें पता चलती है। क्या थी समाज व्यवस्था हमारी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आज की जाति व्यवस्था, ये हमारी समाज व्यवस्था। इसका मतलब हमारे ब्राह्मण बंधुओं के पास ज्ञान सत्ता और धर्म सत्ता, हमारे क्षत्रिय बंधुओं के पास राज सत्ता, हमारे वैश्य बंधुओं के पास अर्थ सत्ता, और इस देश के शूद्रों और अतिशूद्रों के पास क्या? तो केवल सेवा करना। इसका सीधा मतलब है इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु और नारी, सभी जातियों की नारी, इनको ज्ञान सत्ता से समाज व्यवस्था ने वंचित कर रखा था। और इसके दुष्परिणाम यह हुए कि ज्ञान सत्ता से वंचित रखने के कारण भारतीय जो ज्ञानी है वह इस मुकाम पर नहीं पहुंचे, विश्व स्तर पर ज्यादा से ज्यादा खोज वे नहीं कर पाए। और जब बाबा साहब आए, बाबा साहब अम्बेडकर नाम का प्रज्ञा सूर्य उगा, तो क्या हुआ? जो गूंगे थे वो बोलने लगे, जिनके हाथ में झाड़ू था वो बाबा साहब ने फेंकने के लिए कहा और उनके हाथ में कलम दी। जिनके हाथ में रापी थी वो फेंकने के लिए बोला, उनके हाथ में कलम दी। जिनके सर पर मैले की टोकरी थी वो बाबा साहब अम्बेडकर ने फेंक देने के लिए कहा और उनके हाथ में लिखने की स्लेट दी थी। इसका मतलब है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने झाड़ू संस्कृति का त्याग करने के लिए कहा और ज्ञान संस्कृति को अपनाने के लिए कहा। और इस ज्ञान संस्कृति को अपनाने के कारण ही आज का परिवर्तन आया है। वो देखो, जब ज्ञान के दरवाजे खुले हुए विश्व में, बाबा साहब अमेरिका गए, लंदन गए, और उसका परिणाम क्या हुआ? भारत का संविधान लिखने का जब समय आया तो वह बहुमान बाबा साहब को ही दिया गया। पाकिस्तान का संविधान लिखने का जब समय आया तब एक अस्पृश्य जोगेंद्र नाथ जी मंडल, उनको ही संविधान लिखने के लिए ये बहुमान दिया गया। और जब नेपाल का संविधान निर्माण का समय आया तो एक दक्षिण भारत की नारी को ही, जो अस्पृश्य थी, उसको यह सम्मान दिया गया। इसका मतलब है अगर अवसर में, तो वही भारत का एक जय भीम का सिपाही भी अपनी ऊंचाई पर जा सकता है, कामयाबी के शिखर पर जा सकता है। उसका एहसास हमें अमोल यादव जी के इस खोज के कारण होता है। यह जो बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश का परिणाम हुआ, बहुत तरह से समाज में परिणाम हुआ। यह परिणाम महाराष्ट्र के सातारा जिले में पाटणा तहसील है। पाटणा तहसील में एक ढेबेवाड़ी नाम का गांव है। इस ढेबेवाड़ी की सृजनशील भूमि में अमोल यादव जैसा हीरा मिल गया, अमोल यादव जैसा अमोल रतन मिल गया कि जिन्होंने अपने हुनर से अपने कृतित्व से यह कामयाबी हासिल की है। तो मैं अमोल जी यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सब दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं अमोल जी से
पहला सवाल करता हूं कि आप आपकी शैक्षिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा जन्म जो हुआ था वो गोरेगांव, मुंबई में गोरेगांव जो एरिया है वहाँ पर हुआ था, जहाँ पर मेरी फैमिली पूरी वहीं पर रहती है। हमारी एक जॉइंट फैमिली है, एकत्र कुटुंब पद्धति जिसे हम मराठी में कहते हैं। आज भी मेरे घर में 19 लोग रहते हैं। जब गोरेगांव में मेरा जन्म हुआ था और गोरेगांव के ही अभी गोरेगांव कर इंग्लिश स्कूल में मेरा 10वीं तक पढ़ाई हुआ था। उसके बाद में गोरेगांव के ही पाटकर कॉलेज में मेरा 10+2 हुआ था, 10th और 11th और 12th। और उसके बाद में मैं अमेरिका गया था फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए। और फ्लाइंग ट्रेनिंग जब अमेरिका में हुई, 1.5 साल मैं अमेरिका में था। उस वक्त जहाज को अच्छी तरीके से समझने का मौका मिला, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो गई वहाँ पर। और यहाँ पर इंडिया में फिर वापस आए थे आगे जॉब की तलाश में। आपके पिताजी क्या करते थे? भाई बहन? मेरे पिताजी जो है वो सबसे पहले तो वो पाटकर कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने केमिस्ट्री में ऑनर्स किया था, मास्टर्स किया था, ऑनर्स किया था। और उसके बाद में वो पाटकर कॉलेज में प्रोफेसर थे। पाटकर कॉलेज में प्रोफेसर का कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में एज ए डायरेक्ट ऑफिसर नौकरी करना पसंद किया। और उसके बाद में, और ये सब करते हुए मेरे पिताजी हमेशा जो सामाजिक काम थे, जो दलित पैंथर हुआ करता था उस वक्त, उसमें मेरे पिताजी काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे। और आज भी उनका जो है राइटिंग चालू रहता है, जो जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। हम अर्थशास्त्र के बारे में, हमारे देश के बजट के बारे में हमेशा वो उनका मत व्यक्त करते रहते हैं, जिसे काफ़ी सराहा जाता है। और उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि काफ़ी जो आर्थिक मामले जो देश में होते हैं उसका इफेक्ट हम सब लोगों पे ऊपर कैसा पड़ सकता है, उसके बारे में वो काफ़ी हद तक हमें आगे की बातें बता सकते हैं। और उसी तरह से हम हमारी डिसीजन ले सकते हैं। तो देश के आर्थिक मामले कैसे होने चाहिए और किस तरह से है, उसके बारे में मेरे पिताजी काफ़ी सारी जगह पर लेक्चर देते हैं। और उसी की वजह से हमारी आंखें थोड़ी अच्छी तरीके से खुली हुई है। इसका मतलब है कि आपके पिताजी ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रज्ञा का आदर्श सामने रखा और आप एक जय भीम के सिपाही के ही पुत्र है। आपको विमान बनाने का सुंदर सपना आपने कब देखा? मेरे पिताजी जो है वो बाबा साहब का जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी है, उस पुस्तक को उन्होंने मराठी में भाषांतरित किया हुआ है। और उसका जो पुस्तक प्रकाशन था, वो पुस्तक प्रकाशन उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और उस पुस्तक के मराठी भाषांतर की वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो बाबा साहब ने लिखा है, जिसके ऊपर हमारे रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, वो किस तरह से हुई है उसका ज्ञान मतलब जो मराठी पढ़ते हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो विमान बनाने का सुंदर सपना आपने कब देखा? मैं अमेरिका में गया था। अमेरिका में मेरा फ्लाइट ट्रेनिंग चल रहा था। फ्लाइट ट्रेनिंग में ऑफ कोर्स हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उस वक्त की जो फीस थी वो फीस देने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो उस वक्त मैंने मेरे कुछ दोस्तों को कहा कि हम साथ तो मैं और मेरे 4 दोस्त हम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्या आप सुन सकते हैं? आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज। क्या आ रही है मेरी आवाज अभी?
हाँ अभी आ रही। तो उस वक्त मैंने खुद का जहाज लेके हमने ट्रेनिंग की थी और उस तरह से हमने काफी सारे पैसे भी बचा लिए थे। तो उसकी वजह से जब मैं इंडिया में वापस आने के बाद मैं खुद जहाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया में भी मेरा खुद का जहाज हो। लेकिन उस वक्त मुझे पता चला कि पिछले 50 साल में जहाज बनाया ही नहीं था। और मैंने फिर मैन्युफैक्चरर्स ढूंढना शुरू किया कि कौन लोग इंडिया में जहाज बनाते हैं। तो मुझे ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिल गया कि हमारे इंडिया में जहाज बना ही नहीं है। आज 70 साल हो गए फिर भी वही कहानी है, देश में जहाज बन नहीं रहे। तो जब भी मुझे ये पता चला 19 साल पहले कि अपने देश में जहाज नहीं है, तो उस वक्त मैंने ठान लिया कि हमें खुद का जहाज बनाना चाहिए और मैंने जहाज बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका जाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? हेलो। हेलो, हाँ, आपका चित्र नहीं दिखा जरा। आपको आवाज आ रही है? मुझे भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अमेरिका जाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? अमेरिका जाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? अभी आ रही आवाज? अमेरिका जाने के लिए बचपन से ही मैंने और मेरा ख्वाब था कि मैं पायलट बनूंगा, जो मेरे पिताजी का भी ख्वाब था। और इस पायलट ट्रेनिंग के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि भारत में ही हमारी ट्रेनिंग हो जाए। लेकिन भारत में जो कठिनाइयाँ थी उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने उस वक्त अमेरिका में जो फास्ट ट्रेनिंग होती थी उसके लिए मैं यूएस में चला गया था और वहां पर ट्रेनिंग की। अच्छा, आपके यादव परिवार में कोई पायलट हुआ था क्या इससे पहले? एविएशन फील्ड में मेरे घर से मैं पहला ही हूँ। इसके पहले मेरे घर में किसी ने एविएशन में किसी भी तरह का जॉब नहीं किया था। पायलट तो मैं पहला ही हूँ। अच्छा, पारंपरिक विमान से इस प्रवासी विमान की खासियत क्या है, विशेषता है क्या है? ये जो जहाज है, अब हमारे इंडिया में किस तरह से जहाज होते हैं उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ हाँ आ रही। तो भारत में आज हम जो पूरे बाहर गांव से बाहर के देशों से जो हवाई जहाज आते हैं, उन हवाई जहाजों को हम लोग यूज करते हैं। वो जो हवाई जहाज है वो दूसरे देशों में बने हैं। और जब दूसरे देशों में बने हैं तो उन्होंने जब वो जहाज डिजाइन किए थे तो उन देशों में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उन जहाजों का डिजाइन किया था। वहां पर जिस तरह का फ्यूल अवेलेबल है और वहां पर जिस तरह के एयरपोर्ट्स अवेलेबल है उसको स्टडी करके ये सारी हवाई जहाज बनाए गए थे। अब वो जहाज जब हम लोग इंडिया में लाते हैं तो उनको उसी स्पेशल तरीके का फ्यूल लगता है। तो जहाज को अगर एक जगह से दूसरे जिले में जाना है तो वहां पर सबसे पहले तो ट्रक से फ्यूल भेजना पड़ता है और फिर जाके दूसरे दिन जहाज जाता है, वहां पर फ्लाइंग करता है और फिर वापस आता है। तो ये सारी प्रक्रिया में काफी सारे पैसे ज्यादा लग जाते हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब हमने इंडिया में जहाज बनाना सोचा तो हमने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए इस जहाज की प्लानिंग की है, डिजाइनिंग की है। तो हमारे देश में जिस तरह से एयरपोर्ट्स है, जैसे ब्रिटिश लोग हमारे देश पे राज कर रहे थे 70 साल पहले, तो उन्होंने हर जगह पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट बना के रखा है। तो इंडिया में 400 से ज्यादा एयरपोर्ट्स है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 30 से ज्यादा एयरपोर्ट्स है और वो सब छोटे जहाजों के लिए बनाए गए एयरपोर्ट्स थे। तो उन एयरपोर्ट्स में लैंड कर सकेगा ऐसी कैपेबिलिटी वाला जहाज। और हर जिले में जिस तरह का फ्यूल अवेलेबल है, मतलब 93 रेटिंग के ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल हमारे यहाँ सब जगह उपलब्ध है। तो उस फ्यूल से जो इंजन चलेगा, इस तरह से इंजन हमने यूएस से इंपोर्ट किया। और मतलब ये इस तरह का जहाज है कि भारत ने भारत के लिए बनाया हुआ जहाज है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस विमान का रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ हुआ? इस विमान का रजिस्ट्रेशन
एक सेकेंड। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? आ रही। इस विमान का रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ हुआ? इस जहाज का रजिस्ट्रेशन मैंने 2009 में इस जहाज को बनाना शुरू कर दिया था। और जब 2009 में मैंने इस जहाज को बनाना शुरू कर दिया तो उसके पहले जो दो जहाज बने थे उस वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह की प्रोविजन नहीं थी। और 2009 में जब जहाज बनाना शुरू किया तो 2011 में जब हमने डीजीसीए में इसको एप्लीकेशन किया था, उस एप्लीकेशन को डीजीसीए ने रिसीव किया। आवाज नहीं। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ। 2009 में इसको बनाना शुरू किया था। 2011 में हमने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया था। और डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जैसे गाड़ी हम लोग आरटीओ में रजिस्टर करते हैं वैसे हवाई जहाज को हम डीजीसीए के पास रजिस्टर करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑथोरिटी है। तो 2011 में उन्होंने एप्लीकेशन किया, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। 2012 में 13 में मैं और मेरे पिताजी कई बार डीजीसीए के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन चक्कर लगाने के बाद भी वहां पर वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। 2013 में जब हमने रिमाइंडर्स देना शुरू कर दिया तब उनको जाके ये पता चल गया कि शायद ये लड़का चुप नहीं बैठेगा। तो उन्होंने 2014 में इस जहाज को रजिस्टर करने के जो सारे रूल्स थे उन रूल्स को उन्होंने डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट करने के बाद में मैं तो एक प्राइवेट एयरलाइन में एज ए पायलट नौकरी कर रहा था और डीजीसी ने रूल्स डिलीट कर दिए थे। तो ऑलमोस्ट 5 साल के काम के बाद में मुझे ये पता चल गया था कि ये हवाई जहाज शायद अब इंडिया में कभी भी उड़ नहीं सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन होगा नहीं तो इसे हम लोग उड़ा नहीं सकेंगे, और अगर उड़ा नहीं सकेंगे तो इसमें और पैसा डालने में कोई मतलब नहीं था। तो मैंने, मेरे पिताजी ने और मेरे बड़े भाई साहब, हम तीनों ने साथ में मिलकर मीटिंग किया और उसमें डिसाइड हम करना चाहते थे कि अब इस प्रोजेक्ट को हमें शायद उठाना पड़ेगा। लेकिन इतना जो लंबा सपना देखा था उसके पीछे हम लोगों ने इतना काम किया था, क्योंकि डीजीसीए को अगर कुछ सवाल पूछना है तो जवाब तो देते नहीं थे। तो अगर हमें आरटीआई का यूज करना चाहिए था, और अगर आरटीआई अगर हम लोग डीजीसीए के ऊपर करेंगे तो मैं एक लाइसेंस पायलट हूँ, तो लाइसेंस पायलट को चूज करना डीजीसीए में बहुत आसान काम था। तो आवाज हो आवाज सकता था आवाज नहीं आ रही बराबर। आवाज नहीं आ रही। आवाज में प्रॉब्लम है। अब आ रहा है आवाज? हाँ अब आ रही, ऐसे ही रहो बराबर। एक सेकंड। सीधा करो। हेलो। हेलो। हाँ आ रही। क्या दिखाई दे रहा हूं मैं? हाँ हाँ अब आवाज आ रही है? आ रही अभी। बोलिए। कि मुझे बहुत कम आवाज आ रही है। तो हम ये सोच रहे थे कि ये काफी मुश्किल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही।
हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये तो एक आवाज। हाँ, हेलो। परमिट टू फ्लाई आप आपको कब मिला? तो परमिट टू फ्लाई आपको कब मिला? जी, आवाज आ रही है मुझे। तो हाँ जब ये मीटिंग हो रही थी हमारी, तो काफी मुश्किल समय था हमारे लिए, क्योंकि ये हो सकता था कि डीजीसीए मेरा लाइसेंस रिन्यू ना करके मुझे काफी सारी तकलीफें दे। लेकिन हमें ये डिसीजन लेना था कि जो हमने जो सपना देखा है वो सपना पूरा करने के लिए फाइट तो करनी होगी। ये सपना ऐसा अधूरा इन लोगों के लिए छोड़ नहीं सकते थे। इसके लिए हमने डीजीसीए में काफी सारे आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया। जब डीजीसीए ने कुछ आरटीआई का जवाब दिया तो हमें पता चल गया कि उन्होंने जो रूल्स डिलीट किए थे, उन रूल्स में उन्होंने डिलीट करने में उन्होंने काफी सारी गलतियां की थी, काफी सारे इलीगल तरीके अपनाए थे। तब जाके मैंने उसके बारे में जब कंप्लेंट करना शुरू किया और काफी सारा पेपर वर्क बन गया, तब डीजीसीए को पता चल गया कि ये लड़का चुप नहीं बैठने वाला है और इसमें काफी लोगों की नौकरियां जा सकती थी। तब जाके उन्होंने इस जहाज का 2017 में रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये काफी लंबा स्ट्रगल था जहाज को रजिस्टर करने का। हाँ हाँ। फर्स्ट फर्स्ट फेज ऑफ टेस्ट फ्लाइट कब पूरा हुआ? फर्स्ट फेज ऑफ टेस्ट फ्लाइट ये अभी 20 अगस्त, 15 अगस्त को हमने डिक्लेयर किया है। हालांकि टेस्ट तो काफी सालों से चल रहे थे और हर टेस्ट में जहाज तो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था। लेकिन हमारे पास काफी मतलब पेपर वर्क करने के लिए, जैसे कि जहाज अगर हो तो जहाज को इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस भी काफी महंगा था। 19 अक्टूबर 2019 को इस जहाज को परमिट टू फ्लाई मिला था। लेकिन हम ये बता नहीं सक रहे थे कि हमने हमारे जहाज की टेस्ट सारी सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि जहाज का इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था। इंश्योरेंस होने के लिए उसके लिए काफी टाइम लगा मुझे पैसे जमा करने के लिए, और तब जाके ये जहाज रजिस्टर इंश्योरेंस हुआ है। और इंश्योरेंस होने के बाद में अभी हमने 15 अगस्त को इसकी टेस्ट फर्स्ट फेज ऑफ टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल होने का डिक्लेरेशन किया है। कोई भी हवाई जहाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है उसकी सुरक्षा। तो इस हवाई जहाज में सुरक्षा का क्या और कैसे प्रबंधन किया गया है? जब भी कोई हवाई जहाज बनता है तो हमें इंटरनेशनल रूल्स, मतलब अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हालांकि इंडिया ने कोई रूल्स तो बना नहीं पाया है। उनका कहना है कि जो अमेरिका में और ब्रिटिश लोगों ने जो रूल्स बनाए हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो कीजिए। तो हमने एफए मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनके सारे रूल्स को फॉलो करते हुए इस जहाज को बनाया है। तो और इस जहाज को वो रूल फॉलो करने के बाद जो कोई भी दुनिया का और कोई भी जहाज है वो जितना सेफ होता है उतना ही सेफ अपना जहाज भी होता है। इस इस विमान के निर्माण में कितने पैसे लगे? इस विमान के निर्माण में एग्जैक्टली कितने पैसे लगे ये तो मैंने कभी इसका हिसाब रखा नहीं, क्योंकि अगर हिसाब रखना मैं शुरू कर देता था तो काफी मुश्किल हो जाती थी इतने सारे पैसे खर्चे करने में। क्योंकि 19 साल से मैं इसमें पैसे खर्चे कर रहा हूँ, मेरी पूरी सैलरी आती है, तो घर खर्चा होने के बाद जितना भी बचता है वो इसी में डाल देता हूँ। तो लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा हुआ है, ऐसा मेरा अंदाजा है। आप अभी कौन से पोस्ट पर है और कहाँ है? इसके पहले मैं जेट एयरवेज में नौकरी करता था। जेट एयरवेज में मैं
फर्स्ट ऑफिसर, ट्रेनी ऑफिसर, और उसके बाद में फर्स्ट ऑफिसर करके जॉब करना शुरू कर दिया। वहां पर मेरा प्रमोशन हुआ, फिर मैं जहाज का कप्तान बन गया, मेरे कंधे पे 4 पट्टियां आ गई। उसके बाद में मैं और आगे बढ़ के वहां पर ट्रेनर हो गया। ट्रेनर से मैं दूसरे पायलट्स को जहाज उड़ाने के लिए सिखाता था। उसके बाद में मेरी और प्रमोशन हो गई और मैं वहां पर डेप्यूटी चीफ पायलट करके काम कर रहा था जेट एयरवेज में। मेरी काफी मुझे इस उपलब्धि के बारे में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। हालांकि अब मेरी वो कंपनी बंद पड़ गई है जेट एयरवेज, और मैंने अभी स्पाइस जेट में एज ए सीनियर कमांडर जॉब करना शुरू कर दिया है। यह आपने जो हवाई जहाज बनाया वह कितने सीटर का है? ये हवाई जहाज जो है ये 6 सीटर का जहाज है। ये हमने 6 सीटर का इसके लिए बनाया है कि हमें ये बताना है, ये सिंगल इंजन 6 सीटर टाइप का जहाज है। तो हमें ये देश को बताना है कि हम यहाँ पर जहाज बना सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटी है ये जहाज। हम बड़ा जहाज भी बना सकते हैं, लेकिन शुरू में अगर मैं खुद ही जहाज बनाता हूँ तो वो बहुत बड़ा जहाज बनाने के लिए और ज्यादा पैसे लगेंगे। तो इसके लिए ये 6 सीटर जहाज बनाया हुआ है, जो काफी, इसकी यूटिलिटी काफी होगी। यह हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है? ये नॉन प्रेशराइज्ड एयरप्लेन है, मतलब इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है और ऑक्सीजन मास्क नहीं होते हैं। और इस जहाज का जो इंजन है हमने यूएस से मंगवाया है, उसमें अल्टीट्यूड करेक्शन अप टू 13,500 फीट तक है। मतलब ये जहाज 13,500 फुट तक बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकता है। उसके ऊपर भी उड़ान भर सकता है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। इसके लिए हम इस जहाज को 8 से 10,000 फुट तक हम लोग नॉर्मली उड़ाएंगे विद पैसेंजर्स, और कैपेबिलिटी तो 13,500 फुट तक की है। इस हवाई जहाज की स्पीड के बारे में बताइए। ये इसका जो कैलकुलेटेड स्पीड है वो 185 नॉट्स, मतलब तकरीबन 350 किलोमीटर के स्पीड से ये हवा में उड़ सकता है। और इसमें जिस तरह के फ्यूल टैंक है, 120 लीटर्स के फ्यूल टैंक से 25 लीटर पर आवर उसका फ्यूल कंजम्पशन होगा, तो वो हिसाब से 4.5 घंटे, और 4.5 घंटे में ये तकरीबन, मतलब बंबई से टेक ऑफ लेगा तो किसी भी दिशा से भारत देश के बाहर जा सकता है। इसकी उतनी कैपेबिलिटी है इस जहाज की। यह जो हवाई जहाज निर्माण करके आपने कामयाबी के शिखर पर आप गए हैं, लोगों को कामयाबी दिखाई देती है, यश दिखाई देता है, लेकिन इस यश के पीछे, इस कामयाबी के पीछे जो हाथ होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो वो हाथ कौन कौन से है कि जिस कारण से आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं? अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मेरे पिताजी है, मेरी माताजी है, मेरे भाई साहब है, और मेरी पूरी फैमिली है जो मुझे इस काम करने के लिए पूरी तरह से सहयोग दे रही है, और मेरा हौसला बढ़ा रही है। और मेरे, मतलब फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, और आप सभी लोगों का जो आशीर्वाद है, उसकी वजह से मैं आज इस काम को सफल करने में कामयाब रहा हूँ, इस जहाज को सफल करने में कामयाब रहा हूँ। कामयाबी की पगडंडी हमेशा मुसीबतों के पहाड़ों से जाती है। इस हवाई जहाज निर्माण का जो आपने सम्यक संकल्प किया था, वह सिद्ध करने में आपको कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा? सबसे पहली मुसीबत तो यह है कि हमारे देश में लोगों ने अभी जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जहाँ पर अपना देश चलाने का जो काम हमारे आईएएस ऑफिसर्स के पास जो है, वो उनका काम बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। इसकी वजह से अपना देश में कोई भी अगर इन्वेंशन होता है तो इस इन्वेंशन को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो भारत देश में किसी भी तरीके का इन्वेंशन होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, और इसके लिए हम लोगों को काफी सारी चीजें बाहर के देश से मंगानी पड़ती है। और ये सबसे ज्यादा मेरी मुश्किल है कि आईएएस ऑफिसर्स लोग किसी भी तरह की इन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है। उसके बाद में इन्होंने ये कर लिया है कि ये बता दिया है कि भारत देश में लोग
कुछ कर नहीं सकते, इन्वेंशंस कर नहीं सकते, स्पेशली हवाई जहाज नहीं बना सकते। तो पिछले 70 सालों में लोगों ने देखा ही नहीं है कि इंडिया में भारत में हवाई जहाज बन रहे हैं। तो लोगों को भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर हम भारतीय लोग भारत में हवाई जहाज बना सकते हैं। हालांकि अगर देखेंगे तो दूसरे देश में हमारे भारतीय लोग ही जहाज बनाने में ज्यादा आगे। तो ये जो मुश्किलें हैं, मतलब हमारे लोगों ने ही अभी होप्स छोड़ दिए है कि हम जहाज बना सकते हैं। तो ये होप छोड़ देना ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है मेरे लिए। अस्पृश्यों के लिए प्रगति के रास्ते आसान नहीं होते। आजकल अस्पृश्यता ने अपना लिबास बदला है और आजकल अस्पृश्यता कार्यालयों के फाइलों में छुपी रहती है और कब वह दंश कर ले पता नहीं चलता। तो आप तो पूर्वाश्रमी के अच्युति है। भले ही आज आपने बौद्ध धम्म आपके पिताजी ने और आपने अपनाया है तो आज आप बौद्ध है, लेकिन बौद्धों की तरफ और पूर्वाश्रमी के अच्युतों की तरफ देखने का जो नजरिया है, देखने की जो सोच हुई, वो आज भी बदली नहीं। तो क्या हवाई जहाज निर्माण के सफर में कुछ ऐसे अनुभव आपको आए? अब हवाई जहाज निर्माण में तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन मैं बंबई में हूँ तो मुझे डायरेक्ट इसका कुछ अनुभव नहीं आ रहा है। लेकिन यह बात तो जरूर है कि बाबा साहब ने हमें सिखाया है और इसीलिए सिखाया है कि आपको जो मूल मंत्र दिया है उस मंत्र को ही मैं फॉलो करना हूँ, जो कि मराठी में उसे कहते हैं शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। तो मैं वही कर रहा हूँ। बाबा साहब ने बोला है सीख लेने के लिए, संगठित रहने के लिए और संघर्ष करने के लिए। तो वो मेरा संघर्ष जारी है। आपने हवाई जहाज बनाने का प्रशिक्षण कुछ लिया किधर लिया हो? हवाई जहाज बनाने का प्रशिक्षण मैंने लिया नहीं है। मैंने सिर्फ हवाई जहाज बनाना शुरू कर दिया है। हवाई जहाज बनाना शुरू करने के बाद में हम लोग ने उसके बाद में हम लोग ने हवाई जहाज कैसे बनता है उसका ट्रेनिंग तो लिया, हालांकि लिया नहीं, हमने उसकी पढ़ाई करनी शुरू की। आपने बहुत खूबसूरत उत्तर दिया जो बुद्ध की याद दिलाता है, बाबा साहब की याद दिलाता है। बुद्ध ने कहा था अत्तदीप भव, अपना दीप स्वयं बनो। और बाबा साहब ने भी कहा था स्वयं प्रकाशित हुआ, स्वयं प्रकाशित बनो। आपने उसी पगडंडी पर चले, इसके लिए बधाई आपको। आपके जीवन के सबसे बुरे या टेंशन के प्रसंग कौन से रहे? टेंशन के और बुरे दिन तो हमेशा हमारे लिए लिखे गए हैं, तो वो हमेशा चालू रहते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही इस तरह से हुई थी कि मैंने माता जी को कहा था कि जब इंजन लगेगा, इंजन में ढूंढ लूंगा, जब मिलेगा तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने भी कहा था कि मैं आपको पैसे दे दूंगी। और ये थोड़ा हाई पावर का इंजन चाहिए था जो यहाँ पर मिलना मुश्किल था। तो कभी कभी वो उस तरह के जो मतलब सेकेंड हैंड मार्केट में उस तरह का इंजन मैं ढूंढ रहा था, और वो जब मिलेगा तो कुछ ही दिन के लिए वो अवेलेबल होगा, तो मुझे पैसे उस वक्त मिलने जरूरी थी। तो मैंने माता जी से मांग लिए, जब इंजन मिला उन्होंने भी दे दिए, और मैंने मेरे प्रयोग को चालू रखा था, एक्सपेरिमेंट्स को चालू रखा था। और वो एक्सपेरिमेंट्स करते करते काफी दिन निकल गए। 1-1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि मेरे माताजी ने मंगलसूत्र को गिरवी रखकर मुझे पैसे दिए थे, जिसके सहारे मैंने जहाज का इंजन लिया था और मेरे एक्सपेरिमेंट मैंने चालू रखे थे। जब ये बात मुझे पता चली कि यही सुंदर हाथ है माता मुझे पता चली। हाँ बोलिए। जब ये बात मुझे पता चली कि माताजी ने ये मंगलसूत्र को गिरवी रख के मुझे पैसे दिए थे इंजन खरीदने के लिए, तो बात मुझे बहुत मेरे दिल में लगी थी। और तभी मैंने ठान लिया था कि मुश्किल समय तो ही आएगा जरूर, लेकिन इससे ज्यादा और क्या मुश्किल आएगा। और तभी हमने ठाना था कि कुछ भी होगा तो भी हम लोग इस जहाज को बनाना रोकेंगे नहीं, और वही हमने किया है। काफी टाइम लग गया, लेकिन फाइनली हम लोग आज यहाँ पर पहुंच गए।
तो आपके कामयाबी के पीछे के हाथ बाबा साहब के भी है, आपके माता जी के भी सुंदर हाथ है। आपके जीवन के सबसे सुख के, आनंद के पल कौन से? आनंद के पल तो यही है कि मैं जब मेरे घर में रहता हूँ, फैमिली के साथ में रहता हूँ, तो वही मेरे लिए सबसे आनंददायक क्षण होते हैं। मुंबई में मेक इन इंडिया का आयोजन हुआ था और उसमें आप भी अपना हवाई जहाज लेकर शामिल थे, तो उसके कुछ अनुभव दर्शकों को साझा करिए। ये जो मेक इन इंडिया का एग्जीबिशन था वो फरवरी में अनाउंस किया गया था। फरवरी के पहली या दूसरी तारीख को ही अनाउंस किया गया था। 13 फरवरी को उसका इनॉग्रेशन होने वाला था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों। और हमें ये लग रहा था कि हमारा जो जहाज है वो रेडी तो हो गया था, 2016 की बात है ये, तो उसे मेक इन इंडिया में डिस्प्ले किया जाए। तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने काफी कोशिश की इस जहाज को उस मेक इन इंडिया के प्रदर्शन में जगह मिलने के लिए, काफी कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, उन्होंने कुछ आईएएस ऑफिसर्स के पास भेजा था। तो आईएएस ऑफिसर्स तो किसी भी काम को ना करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो उन्होंने कई अलग अलग तरीके के रीजन बता के हमें बोल दिया कि ये आपका काम, ये आपका जहाज हम नहीं रख सकते हैं। और उन्होंने उसमें एक ये भी कहा था कि हमारे पास जगह नहीं है, हमने जगह सारे एग्जीबिटर्स को बेच दी है, तो हम आपका जहाज नहीं रख सकते। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब जो है वो इतना आसानी से हार मानते नहीं है। उन्होंने सोचा कि इसको किसी भी तरह मुझे वहां पर लेके जाना है। वो खुद वहां पर गए, एक एचएएल का स्टॉल था, वहां पर जाके वहां से मेरे को फोटो भेजा उन्होंने और पूछा कि यहाँ पर अपना हवाई जहाज खड़ा रखेगा क्या, रह सकता है क्या, क्योंकि एक बोफोर्स का तोप था और बाजू में हेलीकॉप्टर था, तो दोनों के बीच में जगह थोड़ी कम थी। तो मैंने उनको कहा कि सीधा तो नहीं बैठेगा, थोड़ा टेढ़ा करके रखेंगे तो शायद बैठ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर इसको यहाँ पर रखेंगे, लेकिन परमिशन तो था नहीं। और 2 दिन बचे थे। उन्होंने काफी, मतलब मेरे भाई साहब दिल्ली में भी जाके आईएएस ऑफिसर से मिल के आए थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि मेक इन इंडिया में अपना खुद के देश का जहाज हो। किसी भी आईएएस ऑफिसर को पर्टिकुलरली नहीं लग रहा था। तो वहां पर एग्जीबिशन में हमें एयरप्लेन एग्जिबिट करने की कोई भी संभावना दिख नहीं रही थी। मैं और मेरे पिताजी मेरे भाई साहब को समझा रहे थे कि अब आप वापस आ जाइए, क्योंकि अपने पास परमिशन नहीं है और 2 दिन में हमारे टेरेस के ऊपर से जहाज को नीचे उतारना और उसे जाके उस एग्जीबिशन में एग्जिबिट करना बहुत ही मुश्किल चीज थी। उन्होंने कहा कि अभी लास्ट एक चांस दे दीजिए मुझे। आप सिर्फ, उस वक्त के जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, उनको ये पता था कि मैं हवाई जहाज बना रहा हूँ, तो उनको एक बार फोन करके रिक्वेस्ट कर दीजिए और ये मेरा लास्ट ट्रायल रहेगा। तो मेरे पिताजी ने उनके मनोहर पर्रिकर जी साहब को फोन किया था। उनके पीए ने बताया कि आप आपका जहाज इस एग्जीबिशन में रख सकते हैं। ये वर्बल परमिशन थी, कोई भी पेपर हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन मेरे भाई साहब ने कहा कि जहाज को टेरेस से नीचे उतारो और इस एग्जीबिशन में लेके आओ। मैंने कहा नीचे, जहाज को नीचे उतारना ये बहुत बड़ी डिसीजन है और हमारे पास कोई भी परमिशन नहीं है उस एग्जीबिशन में एग्जिबिट करने की, तो आप कैसे कह रहे हो कि इस जहाज को नीचे उतारो। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास रखो और जहाज को नीचे उतारो। मेरे भाई साहब की इन बात पे मैंने विश्वास रख के जहाज उतारना शुरू कर दिया। अब जो एग्जीबिशन था वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। महाराष्ट्रियन पुलिस थे, तो मेरे भाई साहब ने महाराष्ट्रियन पुलिस से सब बात कर दी कि ये मेक इन इंडिया का जहाज है, सही में इंडिया में बना हुआ है और ये अपने देश की प्राइड है, इसे अंदर जाना चाहिए। उन बातों का उन महाराष्ट्रियन पुलिस के ऊपर बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी रात को 12 बजे से चालू होगी, आप उसके पहले अगर जहाज आते हैं तो हम उसको छोड़ देंगे और अगर उसके बाद में आएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम 12 बजे के भी बाद में पहुंचे जहाज को नीचे उतार के, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी दूसरे दिन सुबह 9 बजे लगी, तो हमें
काफी सारा टाइम मिला जहां पर हम लोग ने जहाज अंदर लेके गए, अंदर लेके जाके उसको वापस असेंबल करके वहां पर डिस्प्ले कर दिया। लेकिन दूसरे दिन हमें ये पता चल गया मेरे भाई साहब को कि जहाज तो अंदर आ गया है, लेकिन हमारे पास दूसरे दिन वहां पर एंट्री करने के लिए पास नहीं है। तो बात तो ये हो गई थी कि जहाज अंदर था और हम लोग बाहर होने वाले थे। तो मेरे भाई साहब और उनके दोस्त जो है परेश चौहान जी, तो उनकी चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग जाके पास मांगेंगे तो उनको पता चलेगा कि गेट क्रैश हुआ है और वो शायद हमें बाहर निकालेंगे। लेकिन मेरे भाई साहब ने कहा कि अगर हमारा जहाज अंदर है और हम बाहर है तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता है, तो हम लोग देखते हैं कैसे बाहर निकालते हैं। जब मेरे भाई साहब ने जाके उनको बताया कि ये जहाज यहाँ पर है और हमें पास दीजिए, तब उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन है। तब उन्हें पता चला कि गेट क्रैश हुआ है। तो सारे जो अधिकारी है वो भाग भाग के जहाज तक आ गए, जहाज पे आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि 5:30 बजे तक इस जहाज को यहाँ से निकाल दीजिए। मैंने घड़ी देखी तो उस वक्त 5 बज रहे थे। आधे घंटे में, शाम को आधे घंटे में इस जहाज को बाहर कैसे लेके जाए, कहाँ पर रखे, काफी सारी कठिनाइयां थी। तब तक मेरे भाई साहब के जो दोस्त है उन्होंने एक जी न्यूज के पत्रकार मिस्टर दीपक भातु से, वो जो वहां पर न्यूज के लिए वहां पर आए हुए थे, उन्होंने उनको जहाज दिखाया। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या है। हालांकि मैं काफी नर्वस था क्योंकि आधे घंटे में उस जहाज को लेके जाना था। फिर भी मैंने उनको उस जहाज के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी और वो चले गए। और अब मैं इस टेंशन में था कि इस जहाज को कैसे निकाले। तब तक पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे भाई साहब को अरेस्ट करके वो पुलिस स्टेशन में लेके गए थे। जब पुलिस स्टेशन में गए थे मेरे भाई साहब, तब वहां पर जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गुनाह क्या है। और उसी वक्त उस जगह पे टीवी पे जी न्यूज पे ये न्यूज चल रही थी कि भारत में सबसे पहले बार बनाया हुआ जहाज मेक इन इंडिया में एग्जिबिट किया जा रहा है। तो मेरे भाई साहब ने उनको न्यूज दिखाया और कहा कि ये जो जहाज बनाया है यही मेरा गुनाह है। तो ये बात उस पुलिस वालों को बहुत दिल से लगी थी और उन्होंने कहा कि वहां पर जाने के जो पास है वो पास देने की अथॉरिटी हमारे पास है और आपको कितने पास चाहिए। तो एक एग्जीबिटर को उस वक्त 4 पास दे रहे थे। तो मेरे भाई साहब हमारे सब लोगों के लिए टोटल 40 पास लेके आए थे और उस एग्जीबिशन में हम अंदर पहुंच सके थे। तो काफी मुश्किलें थी, जहाज एग्जिबिट करने में भी हमें काफी दिक्कतें आई। लेकिन जब जहाज वहां पर डिस्प्ले हुआ दूसरे दिन सुबह, सबसे पहले मुंबई मिरर में जो न्यूज आई और जो फर्स्ट पेज पे फोटोग्राफ आया अपने जहाज का, तो लोगों ने उसे काफी सराहा। और जो हमारी हवाई जहाज रखने के लिए जो जगह दी थी, तो काफी सारे उसमें वीआईपी गेट थे, वीवीआईपी गेट थे। और एक जो जनरल पब्लिक के लिए एक छोटा सा जो दरवाजा था उसके बाजू में अपना एक कोने में जहाज रखा गया था। लेकिन मेरे जो भाई लोग हैं वो सब, कोई भी वीआईपी और वीवीआईपी गेट से नहीं आ रहा था। वो सब लोग जनरल डोर से आ रहे थे और वो उस डोर से आने के बाद अपना जहाज वहां पर उनको सबसे पहले दिखाई देता था। और सभी लोगों ने उसे काफी सराहा, सभी लोगों ने मेरे एफर्ट्स को काफी अप्रिशिएट किया। और तब मुझे जाके पता चला कि जो हम काम कर रहे हैं वो लोगों को भी पसंद आ रहा है। उस समय आपकी प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी क्या फिर? नहीं, उस वक्त जो प्रोग्राम था वहां पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वो ऑर्गेनाइजर्स प्रधानमंत्री किस तरफ जाएंगे इस चीज को देख रहे थे और उन्होंने बहुत खूबी से ये अरेंज किया कि प्रधानमंत्री जी हमारे जहाज तक ना पहुंच सके। अच्छा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आपको आपके प्रकल्प के लिए जमीन देने की न्यूज अखबार में आई थी, उसका क्या हुआ? जब ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया में आया था उसके बाद में जहाज बन गया था और उसके लिए एक मीटिंग भी ली थी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने। और तब हम लोग ने ये प्लान किया था कि जो हमारे देश का पहला एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वो महाराष्ट्र में होना चाहिए थे। और उसके लिए 157 एकड़ की जगह पालघर में हमने आइडेंटिफाई भी की थी। वहां से भी वो हमें अलॉट करने के लिए लेटर भी इशू किया गया था। हालांकि
हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स है, मैंने जैसे आपको कहा कि वो किसी भी काम को बिगाड़ने में काफी माहिर रहते हैं, और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि इस जहाज को जब तक परमिशन नहीं मिलती है तब तक हमें इस प्रोजेक्ट को चालू नहीं करना चाहिए। हालांकि परमिशन लेना मेरा काम था, और उस काम के लिए इन आईएएस ऑफिसर ने कुछ भी मदद नहीं की, और ये जमीन भी उन्होंने उस वक्त दी नहीं है। तो इसकी वजह से जो हमें फैक्ट्री चालू करने का जो प्रोजेक्ट था वो चालू करने में हमें अभी तक सफलता मिली नहीं है। लेकिन मुझे अभी आशा है कि गवर्नमेंट, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का ये कर्तव्य है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की सहायता मिलनी चाहिए। फंड्स की सहायता हो या फिर जमीन की सहायता हो, ये दोनों गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्होंने वो करना चाहिए। इस हवाई जहाज का नाम आपने TAC-003 ऐसा क्यों रखा? इसके पीछे विशेष कारण क्या? जो हमने कंपनी फॉर्म की है, उस कंपनी का नाम हमने थ्रस्ट एयरक्राफ्ट कंपनी ऐसे रखा है। और ये जो थ्रस्ट एयरक्राफ्ट कंपनी का जो इनिशियल्स है वो TAC है। और 003 का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि मैंने जब पहली बार जहाँ हवाई जहाज बनाना शुरू किया तो काफी सारी गलतियां की थी, और मुझे वो प्रयास मुझे रोकना पड़ा था, और फिर मुझे पढ़ाई करना शुरू किया था मैंने। उसके बाद में मैंने वापस एक बार जहाज बनाया था जो 2003 में रेडी हो गया था, लेकिन उस वक्त BGCA में कोई प्रोविजन नहीं थी कि उस जहाज को हम रजिस्टर कर सके। तो उसके लिए वो जो प्रयास था वो भी रुक गया था, और बाद में मेरे पास इतने सारे पैसे भी नहीं थे कि उस जहाज को मैं मेंटेन करूं और आगे कुछ का कुछ कर सकूं। तो वो प्रयास भी मेरा वहां पर रुक गया था। और ये मेरा तीसरा प्रयास है, जो आप अभी जो वीडियोस में देखते हैं वो तीसरा प्रयास है, और वो तीसरे प्रयास में हमने सफलता पाई है, तो उसका नंबर तीसरा प्रयास, इसके लिए हमने 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 उसे TAC-003 इस तरह से नामकरण किया है। हैदराबाद में एयर शो हुआ था, और उस एयर शो में आप अपना हवाई जहाज लेकर गए थे। वहाँ क्या अनुभव रहा? जब वहां पर एयर शो डिक्लेयर किया गया था हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ये भी चाहती थी कि हमारे देश के तत्कालीन प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी वहां पर उपस्थित रहे। और प्रणब मुखर्जी के ऑफिस से तब ये बताया जा रहा था कि वहां पर कोई भी हमारे जहाज नहीं है। उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज आपका जहाज हमारे एविएशन शो में आप डिस्प्ले कीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, इसके लिए वो जहाज हम वहां पर लेके गए थे। और वो जहाज, अपना इंडियन जहाज वहां पर होगा, इसी कारण की वजह से हमारे जो उस वक्त के प्रेसिडेंट है उन्होंने उस प्रोग्राम को आने के लिए सम्मति दी, और वो आए भी थे। अच्छा, शायद राष्ट्रपति वहां आए थे क्या? राष्ट्रपति, हमारा जहाज वहां पर था इसीलिए वहां पर आए थे। अच्छा, हमारा जहाज देखने के लिए। देश पर आक्रमण के बादल मंडरा रहे हैं। चाइना के करतूत देखी है हमने। तो देश को फाइटर प्लेन की ज्यादा जरूरत है, और अभी अभी हमने फ्रांस से रफाल फाइटर प्लेन मंगवाए हैं। तो क्या आप फाइटर प्लेन बनवा सकते हैं? अभी जो 5 रफाल फ्रांस से आए हैं, तो जिसकी वजह से हमारी एयरफोर्स जो पहले से ही काफी ताकतवर है, उसमें उसकी और उपलब्ध, मतलब राफेल आने की वजह से वो और थोड़ी ताकतवर होंगी। तो उस बात का मुझे भी बहुत अभिमान है। हालांकि मेरा यह कहना है कि अगर किसी देश को हमें वाकई में हमारी सेफ्टी के लिए और दूसरे को डराने के लिए अगर हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे हवाई जहाज है और उसमें UAVs है या और भी किसी अलग तरीके वेपन्स है, तो क्या हम बाहर के देश से उसे खरीद के हमारे दूसरे देशों को डरा सकते हैं? मुझे यह नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये चीजें खुद बनानी चाहिए।
और ये चीज खुद बनाने के लिए अगर देश के लिए फाइटर जहाज बनाना है तो मैं बहुत ही कम समय में उसे बना पाऊंगा। और वो बनाने के लिए मैं मेरी जो फीस रहेगी वो मैं उसे पूरी तरीके से निकाल के मैं 0 फीस में मेरे देश के लिए फाइटर जहाज बनाऊंगा। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके जो मैंने फोटोग्राफ्स देखे उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी तस्वीर है, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के साथ भी आपकी तस्वीर है। तो उनसे मुलाकात के दरमियान क्या बातें हुई? ये जो तस्वीरें हैं वो जब मेक इन इंडिया में हमने जहाज डिस्प्ले किया था उस वक्त की है। तो उनको भी यह पता नहीं था कि हमारे देश में हवाई जहाज बन नहीं रहे। तो उनको मैंने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि हवाई जहाज मैंने बनाया और ये देश का पहला हवाई जहाज है जहाँ पर डीजीसीए ने रजिस्ट्रेशन किया है। और उन्हें भी इन बातों से ताज्जुब हुआ था। तो उनको भी ये तब उस वक्त उन्होंने दोनों ने कहा था कि आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए और हम पूरी तरीके से सहकार्य करेंगे। आपके एक प्रकल्प द्वारा भारतीय युवाओं को कितने रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं? देखिए ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हवाई जहाज बनाने का कारखाना फैक्ट्री शुरू करेंगे। तो फैक्ट्री में तो काफी सारी लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन ये हवाई जहाज जब हमारे देश में सब जगह उड़ना शुरू करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना शुरू करेंगे तो ये काफी बड़ा बिजनेस होगा। और हर देश के हर जिले में जहां पर भी एयरपोर्ट है वहां पर नया कनेक्टिविटी का बिजनेस शुरू होगा और काफी सारे लोगों को इसमें रोजगार उपलब्ध होगा। और ये हमारे एयर कनेक्टिविटी है जो है वो हमारे देश की जरूरत है, हमारा हक है। अभी ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा? जैसे कि महाराष्ट्र के मंत्री महोदय सुभाष देसाई जी का बयान था अखबार में। अभी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हालांकि अब तक तो मैंने नौकरी करके इस जहाज को बनाया है। लेकिन यह अपेक्षा करना गलत होगा कि नौकरी करके मैं पूरी रीजनल कनेक्टिविटी अचीव कर पाऊंगा। इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट जब तक आगे नहीं बढ़ता है तब तक ये रीजनल कनेक्टिविटी का सपना पूरा होना बहुत स्लो प्रोसेस होगी। क्योंकि मैं अगर अकेला ही करते रहूंगा तो फिर भी मैं करूंगा लेकिन इसमें काफी सारा टाइम चला जाएगा। तो जब गवर्नमेंट इसके लिए एक स्टेप आगे आके मतलब इसके परमिशंस के लिए जब खुद पहल करेगी तब जाके ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। लेकिन जिस दिन भी ये सारी चीजें होगी उसके आगे का जो सफर है वो काफी स्पीड से तय होगा। इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर गवर्नमेंट ने आज सोच लिया तो अगले 1 साल के अंदर हम सारे के सारे जिले एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। आपके प्रकल्प द्वारा भारतीय युवाओं को आप कौन सा संदेश देना चाहोगे कि जो आगे बढ़ सके? इस क्षेत्र में क्या क्या अवसर प्राप्त हो सकते हैं? इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगा जो मैंने किया है, जो मुझे मेरे पिताजी ने बताया है कि सबसे पहली बात तो जो बाबा साहब ने बताई है कि शिका संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, इस मंत्र को याद रखिए और उसे कायम फॉलो कीजिए। और दूसरी बात है यह तो ध्येय निश्चित ही करना चाहिए। मतलब आपको एक गोल सेट करना है, लाइफ में गोल सेट करना है और उस गोल को सेट करने के बाद उसको अचीव करने के लिए आपको काम करना है। मुझे यह नहीं पता था कि मैंने जो गोल सेट किया है उसे अचीव करने के लिए 19 साल या उससे ज्यादा लगेंगे। लेकिन जब तक मेरा गोल अचीव नहीं होता उस गोल के पीछे मैं काम करते रहा हूँ। तो आप भी एक गोल सेट कीजिए और उसको अचीव करने का काम बिना थके बिना रुके करते रहिए। आपका गोल निश्चित ही आप अचीव कर पाओगे। यही एक बात मैं सारे युवा को कहना चाहता हूँ। आपने भारतीय युवाओं को बहुत सकारात्मक संदेश दिया है। माननीय पंतप्रधान मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत की जो अवधारणा है उसमें आपने आपका बहुत बड़ा योगदान दिया है और आपने युवाओं के सामने
अपना ध्येय निश्चित करो और दृढ़ निश्चय के साथ उसे आगे बढ़ाते रहो। यह मौलिक संदेश दिया है। आपको मैं तहे दिल से बधाई देता हूं और जो दर्शक यहाँ उपस्थित थे उनको धन्यवाद अदा करता हूं और जय भीम कारवां के जो सभी अधिकारी है, दिल्ली से फाकिर जय जी, हिमाचल प्रदेश से शैली किरण जी, वाराणसी से भीम टाइगर जी, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और सभी को धन्यवाद देकर यह मैं रुकता हूं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद। कैप्टन अमूल्य यादव जी, धन्यवाद। दामोदर सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आज की प्रस्तुति ये रही। आपका आना हमें बहुत गर्व और रोमांच से भर गया है। कैप्टन अमूल्य यादव जी, हमें आपका गर्व है। दामोदर सर पर तो हमें बहुत अभिमान है ही है। आप सबका, आप दोनों खास व्यक्तित्व जो आप यहाँ पर आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय